हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबकी नीट की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो एक बहुत ही क्विक रिकैप, क्विक रिवीजन करेंगे इंटरफेरेंस का। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम जल्दी से बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एक क्विक रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नीट के पर्सपेक्टिव से वेव ऑप्टिक्स के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक है इंटरफेरेंस, एक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और तीसरा है डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस की। तो जैसा कि हमें पता है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो जब दो लाइट वेव्स आती हैं और ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होती हैं तो क्या होता है, एक नया लाइट वेव बनता है। और ये जो नया वेव जो बनता है इसमें बेसिकली जो हम इंटेंसिटीज़ देखते हैं वो इंटेंसिटी पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कहीं पे ब्राइट इंटेंसिटी है, कहीं पे डार्क इंटेंसिटी है, कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, और इसी पैटर्न को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस जो है ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जैसा कि हम सबको पता है कंस्ट्रक्टिव वर्ड जो है ये आया है कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब कुछ बनाना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि कुछ बन रहा है मतलब जैसे कि जैसे आपके पास ये 2 वेव्स हैं, ये वेव नंबर 1, ये वेव नंबर 2। तो अगर ये दोनों वेव्स इस तरीके से हैं कि ये दोनों सेम फेज में हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये दोनों सेम फेज में हैं तो ये दोनों मिल के क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो ये जो रिजल्टेंट वेव है इसकी जो ये इंटेंसिटी है ये आप देख रहे हैं ये बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ने मिल के इसको बनाया है, राइट। तो मतलब इसको आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक बहुत ही भारी भरकम बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हैं और आपको इस बॉक्स को धक्का मारना है, उसको इधर शिफ्ट करना है। आप धक्का मार रहे हैं, बॉक्स शिफ्ट भी हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, राइट। अब मान लीजिए कि आपका जो फ्रेंड है वो भी आ गया है यहीं कहीं और वो भी इधर से फोर्स लगा रहा है। अब क्या होगा, अब जो टोटल फोर्स है वो बढ़ गया है, राइट। जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स आपका दोस्त लगा रहा है, तो जो टोटल फोर्स है वो बढ़ गया है। तो अब क्या होगा, जो नेट फोर्स इस बॉक्स पे लग रहा है इस डायरेक्शन में वो डबल हो गया है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है। तो ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी चूंकि दोनों वेव सेम फेज में हैं इसीलिए ये दोनों एडअप हो जा रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट वेव है उसकी जो इंटेंसिटी है वो और अधिक हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी जो है एडअप हो रही है, तो कुछ बन रहा है, इंटेंसिटी और बढ़ रही है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो यहाँ क्या होता है कि 2 वेव्स यहाँ भी हैं, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, बट यहाँ पे दोनों जो है वो ऑपोजिट फेज में हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव है इसकी इंटेंसिटी जो है लगभग 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा, अब वही बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है और आप वहीं पर हैं और आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त जो है वो इस डायरेक्शन में आके इस तरफ फोर्स लगाने लग गया। तो क्या होगा, बॉक्स मूव ही नहीं करेगा क्योंकि आप इधर से जितना फोर्स लगा रहे हैं आपका दोस्त उल्टे तरफ से उतना फोर्स लगा रहा है, तो बॉक्स वहां का वहां, राइट। तो ये सेम चीज यहां पे हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। मतलब इसमें क्या हो जा रहा है कि ये जो वेव्स हैं ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे रही हैं, एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल आउट कर दे रही हैं, और एज अ रिजल्ट जो रिजल्टेंट वेव है, जो बन रही है वेव, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। तो बेसिकली जहाँ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे जो वेव निकलती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, और जहाँ भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो इंटरफेरेंस का जो फेनोमेनन है ये वही फेनोमेना है जो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, राइट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के स्क्रीन पे हम देखते हैं, राइट, कि डार्क और ब्राइट बैंड्स ऑल्टरनेटली दिखते हैं। तो वो और कुछ भी नहीं है, वो इंटरफेरेंस ही है।
अच्छा, तो अब इंटरफेरेंस को देखने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि सोर्सेस ऑफ वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई दो लाइट कहीं से भी, कोई भी सोर्स से दो लाइट आ रही है तो इंटरफेरेंस होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये तीन क्राइटेरिया जो अभी मैं बताने वाली हूँ, अगर ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तभी इंटरफेरेंस होगा। तो पहला क्राइटेरिया है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दोनों सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि भाई कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब है कि जो दोनों वेव्स हैं उन दोनों के बीच में हमेशा एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन्ड रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं फेज़ क्या होता है, फेज़ डिफरेंस क्या होता है, ये सब की बातें नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी जो है क्लास 12th का वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर हमने अपलोड कर रखा है। तो examfear.com पे जाके क्लास 12 फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स का वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये नीट सीरीज़ देखिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, एक जल्दी से रिकैप करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है कि भाई दोनों वेव्स के बीच में हमेशा एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? वेव्स मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी सेम हो या वेवलेंथ सेम हो एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, राइट। तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो दोनों की वेवलेंथ भी सेम होगी, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। और तीसरा कंडीशन है कि वेव्स मस्ट हैव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एम्पलीट्यूड्स। दोनों की एम्पलीट्यूड्स भी अगर बिल्कुल इक्वल नहीं भी हुई तो लगभग इक्वल तो होना ही चाहिए। बट अब आप पूछेंगे कि भाई एम्पलीट्यूड का क्या काम है यहाँ पे अगर इक्वल नहीं हुई तो? अच्छा, तो ये जो हम इंटरफेरेंस देखते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि भाई इंटरफेरेंस हुआ है? जो पैटर्न हमको दिखती है लास्ट में, जिसमें ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, वो जो पैटर्न जो दिखती है कुछ यूं दिखती है हमको स्क्रीन पे। ठीक है, जिसमें एक डार्क बैंड होता है, फिर एक ब्राइट बैंड, फिर एक डार्क बैंड, फिर एक ब्राइट बैंड, फिर एक डार्क बैंड, फिर एक ब्राइट बैंड। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। ये डार्क है तो ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है तो ये ब्राइट है। ठीक है, तो जब भी हमको ये पैटर्न दिखता है तभी हमें पता चलता है कि अच्छा भाई इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट। तो अगर दोनों वेव की एम्पलीट्यूड बिल्कुल बराबर होगी तो ये डार्क और ब्राइट के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है ये बहुत अधिक रहेगा। अब जब ये कॉन्ट्रास्ट कम होता जाएगा, मतलब जो डार्क है वो कम डार्क होता जाएगा और जो ब्राइट है वो भी जो है कम ब्राइट होता जाएगा, तो एक पॉइंट इन टाइम पे आपको इंटरफेरेंस दिखेगा ही नहीं। करेक्ट। तो इंटरफेरेंस ज़्यादा तभी दिखेगा जब हमें डार्क और ब्राइट के बीच में एकदम कॉन्ट्रास्ट समझ में आए, राइट। तो अब आप ये कहेंगे तो हमें ये कैसे पता है कि जब दोनों एम्पलीट्यूड्स बराबर होती है तो कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम होता है? क्योंकि जब दोनों एम्पलीट्यूड्स बराबर होती है, मतलब हम मान लेते हैं कि दोनों वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है वो है a1 और a2, और जब a1 और a2 बिल्कुल एक बराबर होती है उस कंडीशन में जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो एग्जैक्टली ज़ीरो होती है। यानी कि जो डार्क बैंड है वो बिल्कुल डार्क होती है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी एग्जैक्टली ज़ीरो होती है, ज़ीरो के करीब करीब नहीं होती है, बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो अगर डार्क बैंड बिल्कुल डार्क हो गया तो ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा और एज अ रिजल्ट हम बहुत अच्छी तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न को देख पाएंगे। तो इसीलिए ये जो तीन कंडीशंस हैं, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी हम इंटरफेरेंस के फिनोमिनन को देखते हैं। तो अब इंटरफेरेंस में होता क्या है बेसिकली? इसमें ये होता है कि दो वेव्स होती हैं, वो दोनों इंटरफेयर करके एक नया वेव बनाती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा है कि भाई ये एक वेव है, ये एक और वेव है। अब इस वेव की इंटेंसिटी है I1, इस वेव की इंटेंसिटी है I2, इन दोनों ने मिलके एक नया वेव बनाया जिसकी इंटेंसिटी है I। तो अब अगर हमें नए वाले वेव की इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 इंटू cos phi। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना भारी भरकम मतलब एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया? जब दोनों मिल के बना रहे हैं I, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो दोनों वेव्स है ना, इन दोनों वेव्स के बीच में कुछ फेज डिफरेंस भी होता है।
राइट क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कोहेरेंट सोर्स से है मतलब दोनों के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। अब इस फेज डिफरेंस के प्रेजेंस की वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसा होता है। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप क्लास 12 फिजिक्स के वेव ऑप्टिक्स वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फाई क्या है फिर। तो ये फाई जो है ये है कांस्टेंट फेज एंगल बिटवीन द टू वेव्स। दोनों वेव्स के बीच में जो फेज एंगल है या फिर जो फेज डिफरेंस है, आप जो भी कह लो, वो है फाई। ठीक है, तो ये भी हो गया कि भाई ठीक है, ऐसे करके हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं या फिर इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव निकालते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं, अच्छा तो अब हम दोनों तरह के इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो भाई जब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब क्या होगा, तब हमारा इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट वेव का वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कब होगा, अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देख के हम देख सकते हैं कि जो ये कॉस फाई की वैल्यू है ये काफ़ी कुछ डिसाइड करेगी। तो कॉस फाई की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस फाई की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 1। ठीक है, और कॉस फाई 1 कब होता है, जब फाई की वैल्यू होती है 0 डिग्री, यानी कि जब दोनों वेव्स सेम फेज में होते हैं उस समय कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो उस समय इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I1 + I2 + 2 √I1 I2, जिसको कि हम लिख सकते हैं √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि A + B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB। ठीक है, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। उसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी की वैल्यू वो होगी जब कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू हो। तो कॉस फाई की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 नहीं, -1 -1 भी होता है राइट कॉस फाई की वैल्यू। और कॉस फाई -1 कब होता है, जब फाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, यानी कि जब दोनों वेव्स कंप्लीटली आउट ऑफ फेज होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तब वो होते हैं आउट ऑफ फेज। तो फिर इस केस में जब कॉस फाई की वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे तो आई मिनिमम हो जाएगा I1 + I2 - 2 √I1 I2, यानी कि √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ भी हमने सेम चीज़ प्रूव किया है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो दोनों वेव्स जो हैं वो इन फेज होते हैं, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज होते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नीट में कि भाई आई मैक्स और आई मिन का रेशियो क्या है। तो अगर आपको हैंडी ये याद है तो आप फट से कर सकते हो, नहीं भी याद है तो अगर आपको पता है कि ये कहाँ से आया है तो आप तुरंत से इसको फटाफट डिराइव भी कर सकते हो, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।